वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, हम बात कर रहे थे आज 17 नवंबर है और आज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो कुछ चैलेंजेस तो दरपेश हैं, लेकिन हमारी जो पहले सेगमेंट में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थी उनका इस हवाले से ख्याल था कि सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिसमें लीडरशिप रोल्स हैं, ये भी बच्चों को सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो तामीरी किरदार मुआशरे में अपना अदा कर सकें। अभी हमारे साथ शो के सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है ऑन द सेम टॉपिक अरसलान कुरैशी, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अरसलान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर शो। सो व्हाट डू यू थिंक, इस वक्त जब हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हर लेवल पर हमारे स्टूडेंट्स को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और जिन पर काम करके हम बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स का? थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले जी, हमारे पास जो स्टूडेंट्स के लिए हम अगर पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे बात करें तो जो प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किए जाते हैं उस तरह से उनकी जो है वो किल्लत है। ठीक है, हमारे पास जैसे एक हमारा कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने न्यू आइडियाज़ जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए हम उनको जो है वो हाईलाइट करते हैं। ठीक है, उन पे हम रिसर्च करते हैं और उसके बाद उनको हम कोई अपना पर्सनल सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे हम बिज़नेस कहते हैं उसकी तरफ लेकर जाते हैं रेदर देन जॉब इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम एक बुकिश स्टडी जो है, बुकिश लेवल जो है, हम अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं, उसके साथ साथ हमें उनकी प्रैक्टिकल जो फील्ड है, फील्ड वर्क, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोफेशनल स्टूडेंट लाइफ के लिए जो है उसमें ज़रूरी है, क्योंकि हम उनको सॉफ्ट स्किल्स जो होती है, ऐसा लीडरशिप स्किल्स जितनी भी होती हैं उसके ऊपर हमारा फोकस इतना नहीं होता। हम सिर्फ उनको कॉन्टीन्यूसली जो है वो बुकिश स्टडी के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस करते हैं। तो आई थिंक सो कि हम उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप जैसे एक अच्छा लीडर उनको जो है वो कोच जब टीचिंग करता है तो उसके साथ वो उनको बुक स्टडीज़ के साथ साथ न्यू आइडियाज़ भी जो है वो हाईलाइट करवाते हैं और उसके साथ उनकी पर्सनल ग्रूमिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेगमेंट में, कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपका एक स्टूडेंट किस तरीके से जब फील्ड में जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी मेन जो इश्यूज़ होते हैं वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनके जो है प्रेजेंटेशन स्किल्स वो काफ़ी जो है वो उस टाइम की ग्रूम नहीं होती। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको हम स्टडीज़ के साथ साथ उनकी एक पर्सनल ग्रूमिंग, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो होती हैं आइडियाज़ के थ्रू, डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू, उनके ऊपर भी हम फोकस करें ताकि वो फील्ड में जाके अपनी क्वालिटीज़ को और जो है वो स्किल्स को इन्हेंस कर सके। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आपने आइडियाज़ की बात की कि स्टूडेंट्स के दिमाग में आइडिया होना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस कि हमारे यहाँ पर एक ये चीज़ है कि रट्टा सिस्टम जो है, अगर हम महंगे स्कूलों में जाएं जो कि अमेरिकन स्कूल्स हैं या कुछ यहाँ की भी अगर हम चेंज को, जहाँ पर बड़ा इंग्लिश पे फोकस किया जाता है, इंग्लिश करिकुलम, उन स्कूल की एक मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बच्चों को क्रिएटिव बना रहे होते हैं। जो बच्चे OA लेवल्स करते हैं वो आपको ज़्यादा क्रिएटिव नज़र आएंगे एज़ कम्पेयर टू द वंस जो सिंपल मेट्रिक करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, हमारे यहाँ सिंगल नेशनल करिकुलम और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को क्रिएटिव बनाए? जब बच्चे क्रिएटिव होंगे वो मुख्तलिफ आइडियाज़ लेकर आएंगे, मुख्तलिफ आइडियाज़ में से अगर 10 आइडियाज़ आ रहे हैं और 5-6 कामयाब हो रहे हैं, सो हम वे फॉरवर्ड हैं, हम पीछे को नहीं जा रहे। सो व्हाट डू यू थिंक, एक स्टूडेंट का क्रिएटिव होना और उसमें हमारे तालीमी इदारों का कितना रोल है? अच्छा, हमारे पास जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो आते हैं मोस्टली वो आपको पता है कि ग्रेजुएशन में ज़्यादातर इंडक्शन उनकी होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे, और इसके लिए मेरे ख्याल से जो स्कूलिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो एक हमारा एक कंटेंट है उसके ऊपर जो है वो फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपकी एजुकेशन स्टडीज़ के साथ साथ जितनी भी हमारा सिलेबस जो करिकुलम है उसके अंदर लेटेस्ट जितनी भी हमारे पास जो थिंकिंग होगी वो जब तक नहीं होगी तब तक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर फोकस नहीं कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ हमारे पास के जैसे कि अब यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे आप देखें प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर, दोनों के अंदर एक कंपटीशन भी है और एक अच्छी क्वालिटी जो है एजुकेशन वो प्रोवाइड करने की कोशिश में भी हैं। तो मेरा ये है कि जहाँ पे हमारे एजुकेशन पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर ये ऑप्शन ज़्यादा होनी चाहिए कि हमारे पास वहाँ पे इनके कैरियर बिल्डिंग के लिए, कैरियर डेवलपमेंट के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम फोकस करें, डेवलप करें, इंडक्ट करें, ताकि हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्किल्स जो है वो दे सके। अच्छा, एक ये सवाल मैंने अपनी पिछली गेस्ट से भी किया था, मैं आपसे भी करना चाहती हूँ। आपके माइंड में क्या सजेशंस हैं, क्या आइडियाज़ हैं जिससे हम
एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल अपने स्टूडेंट्स का बना सकते हैं, वो बड़ा तामीरी किरदार जो है वो मुआशरे में अदा करें, बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो। व्हाट सजेशंस डू यू हैव इन योर माइंड जिस पर काम करने की हमारे पेरेंट्स को, और पेरेंट्स के साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे तालीमी इदारों का, उनको काम करने की ज़रूरत है? स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले मैं ये आपसे शेयर करूँगा कि हमारे पास एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट्स को हम अपने साथ साथ ज़रूर सिखाएं। यू मीन टू से कि उनको एथिकली एंड मॉरली दे शुड बी वेरी बिल्कुल, जितनी हमारी स्टडीज़ हैं, जितनी हमारी बुक्स हैं, उसके साथ साथ हम उनको पर्सनल ग्रूम करें अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी लेवल है, जब इससे बाहर उन्होंने अपनी जॉब्स के लिए जाना है तो वहाँ पे उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जो है वो फोकस करना पड़ेगा। तो एथिकली तौर पर उनका बिहेवियर, उनकी हार्ड वर्क, एफिशिएंसीज़ वगैरह, ये जितनी भी इस तरह की टर्म्स हैं, हमारा इतना फोकस इन पे होना चाहिए कि ड्यूरिंग देयर स्पेसिफिक टाइम हम उनको बुक स्टडीज़ के साथ साथ ग्रूम भी करें और उनको एथिकली हम जो है वो प्रिपेयर करें फॉर द प्रोफेशनल स्किल्स। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी आपके ख्याल में कि मॉरल एथिक्स स्टूडेंट्स को सिखाना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन हो सकती हैं। थैंक यू सो मच अरसलान कुरैशी फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, पंजाब में डेंगू मरीजों की सूरत हाल को अभी हम डिस्कस करेंगे। रवां साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 12,268 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए। इसके साथ साथ लाहौर की अगर हम बात करें तो कंफर्म केसेस जो थे वो 5,412 थे, और पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 173 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। जबकि लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेंगू के कुल 80 मरीज़ इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू की सिचुएशन हम हर साल देखते हैं कि कुछ स्पेसिफ़िक महीनों में, जैसे ये भी महीना जो चल रहा है, इसमें सूरत हाल ख़राब हो जाती है, और पिछले कई सालों से हम ये सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हम मुकम्मल तौर पर डेंगू पर काबू नहीं पा सके। और हर साल हम इसी तरह से देखते हैं कि इतने मरीज़ जो हैं वो कंफर्म केसेस हैं, इतने ज़ेरे इलाज हैं। सो ऑब्वियसली जिस तरह से हम स्मॉग की बात करते हैं, जिस तरह से हम कोविड की बात करते थे, डेंगू भी एक ऐसा ही प्रॉब्लम है जिसकी अगर हम बात करें सो एवरीबडी हैज़ टू स्टे वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। और इसके भी बहुत से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर इस वक्त क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि निगरान सेटअप है। पहले तो हम देखते थे कि इर्द गिर्द सर्विलेंस टीम्स काम कर रही होती थी या घरों के बाहर स्प्रेस किए जा रहे होते थे। अब उस तरह से हम एक्टिव मुख्तलिफ टीम्स को नहीं देख रहे। सो इसकी क्या रीज़न है, और हम सबको इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या करने की ज़रूरत है? हमारे साथ डायरेक्टर CDC डेंगू प्रोग्राम डॉक्टर यदुल्ला अली इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर शो। सो सबसे पहले जब हम डेंगू की बात करते हैं, हर साल चंद महीनों में डेंगू की सिचुएशन जो है वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। सबसे पहले तो मैं हुकूमती इक़दामात पर बात करना चाहूँगी। एक शहबाज शरीफ का साहब का जब दौर था तो उस वक्त हमने डेंगू के हवाले से बहुत काम होता हुआ देखा। घर घर जो था वो सर्विलेंस टीम जा रही होती थी, डेंगू के स्प्रेस जो थे वो गली मोहल्लों में किए जा रहे होते थे। अब हम ना टीम्स उस तरह से देखते हैं, ना घरों में टीम्स आ रही हैं, ना स्प्रेज उस तरह से हो रहे हैं। लोग खुद से स्प्रे करवा लें, दैट इज़ अनदर थिंग। कम अज़ कम मैंने अपने एरिया या इसके आसपास के एरियाज़ में सो ऐसा कुछ नहीं होते देखा। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या जो इनिशिएटिव्स हैं जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं लाहौर रंग का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने पब्लिक अवेयरनेस के एक बहुत अच्छे टॉपिक को चूज़ किया। डेंगू के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको ग्लोबल सिनेरियो बताऊंगा। डेंगू जो है इस वक्त दुनिया के 140 ममालिक तक जा चुका है। कोविड के बाद सबसे बड़ा जो इस वक्त एपिडेमिक है वो डेंगू है। जस्ट जो हमारे करीबी हमसाया ममालिक हैं, इस वक्त बांग्लादेश में वर्स्ट एपिडेमिक है। वहाँ पर 1,85,000 केस हैं, 1100 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। इंडिया में 60,000 से ज़्यादा केसेस हैं, 60 से ज़्यादा हलाकतें। श्रीलंकन जो हमें सिखाने आए थे 2011 में, वहाँ पर इस वक्त 60,000 के करीब केसेस हैं, 48 हलाकतें हो चुकी हैं। इसी तरह ब्राज़ील, पेरू और नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है सबसे। और पंजाब की जो इस वक्त सूरत हाल है, आज का जो लेटेस्ट है, 12,488 पेशेंट्स हैं, और जस्ट जो हलाकतों की तादाद है इस पूरे साल में वो 8 है। उसकी निस्बत 2021 में 21,350 केसेस थे और अब तक 146 हलाकतें हो चुकी थी। 2022 में अब तक 17,625 केसेस थे
और हलाकतों की तादाद 46 थी। अगर आप पूरे इस डाटा को एनालाइज करें तो गवर्नमेंट पूरी तरह विजिलेंट है, टीमें काम कर रही हैं। अब आपका जो सेकंड पार्ट था कि उस तरह से स्प्रे और फॉगिंग आपको नज़र नहीं आ रही, हुआ यह है कि जब 2011 में एपिडेमिक आया था तो ये जो धुएं वाला स्प्रे होता है इसमें डीजल शामिल होता है और इसमें इंसेक्टिसाइड्स डाली जाती हैं। और जो हमने उसके बाद माहिरीन को बुलाया और उन्होंने आके हमें बताया कि ये जो डीजल वाला स्प्रे है ये इंसानी हेल्थ के लिए इंतहाई मुज़र है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए। तो अब हमने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया क्योंकि वो एक कॉस्मेटिक इफेक्ट तो उसका आता है, लेकिन उससे सिर्फ मच्छर वक्ती तौर पे वहाँ से दूर चला जाता है, उस एरिया से मरता नहीं है, देन ही कम्स बैक। अब हम जो अच्छा, जो आपने मेरे साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए हैं मुख्तलिफ ममालिक के भी या गुज़श्ता सालों के भी, अगर हम लाहौर की बात करें, ठीक है कमी आई है, आप मतलब पिछले 5 साल का इस साल जो केयर टेकर सेटअप, आज भी मैंने यहाँ से फारिग होकर सीधा चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने मीटिंग देखिए कमी आई है, वो बहुत अच्छी बात है, कमी आई है, लेकिन हम आज तक इसका सद्देबाब क्यों नहीं कर सके? या हर साल अगर हज़ारों में केसेस रिपोर्ट होते हैं तो ये क्यों नहीं कमी आ सकी? ठीक है पिछले सालों से कमी आई है, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन मतलब ये उस चीज़ की जस्टिफिकेशन तो नहीं ना है कि हम अगर पिछले सालों से कम अगर अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो हम इस चीज़ को जस्टिफाई करने लगे। मैडम चूँकि आप डॉक्टर नहीं हैं, एज ए डॉक्टर मैं आपको इसकी थ्योरी समझाता हूँ। डेंगू एक वायरस है, ये मच्छर के ज़रिए फीमेल एडीज इजिप्टाई एक फीमेल होती है जो इसको कैरी करती है। जब भी किसी मुल्क में डेंगू का वायरस आ जाता है और वहाँ पर वो फैल जाता है, लाइक इस वक्त 4 सूबों में ये मौजूद है, वो इरेडिकेट नहीं हो सकता, वो ख़त्म नहीं हो सकता वायरस। उसकी वजह है कि उसने हमेशा रहना है। जब भी आप देखें कोई भी वायरल लेकिन हम इनके डिजीज, स्पॉट्स तो ख़त्म कर सकते हैं ना जहाँ पे इनकी ग्रोथ होती है, लार्वा को ख़त्म कर हम कोई 50 लाख से ज़्यादा घरों को इस वक्त तक सर्च कर चुके हैं। हमारी टीमें घरों में जा रही हैं, माइक्रो प्लान बने हुए हैं, हॉटस्पॉट हमारे आइडेंटिफाइड हैं। हमने चंद जो नए इकदाम किए हैं, नए SOP जारी किए हैं इस साल 46 महकमों के साथ मिलकर, चीफ मिनिस्टर पंजाब, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कैबिनेट, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ जो बहुत ही इस वक्त डायनामिक हैं, अली जान साहब, हर वीकली मीटिंग चल रही है, बहुत क्लोजली डाटा को मॉनिटर किया जा रहा है और इसी वजह से इतनी ड्रास्टिक कमी है। सेकेंडली हमने 350 नए एंटोमोलॉजिस्ट सिस्टम में लेके आए हैं। हम कुछ नए मॉलिक्यूल्स ला रहे हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब ये कहना गवर्नमेंट सतह पर देखें वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल किया तो जाए, खत्म किया लार्वा को तो हॉटस्पॉट्स को तो खत्म किया जा उसी वजह से इतने केसेस में कमी है मैडम। अच्छा, एक और ये मैं चीज़ आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि 2011 में जो स्प्रेज होते थे वो इंसानी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुज़र थे, तो उसके साथ साथ आप लोगों की जानिब से कोई ऐसे स्प्रेज या कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं है कि वो हो सके, वो स्प्रे इस वक्त जो हम कर रहे हैं, क्योंकि लोग घरों में भी तो स्प्रे करवा रहे हैं और इंडिविजुअल कैपेसिटी में अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग करवा रहे हैं उनके घर मच्छर नहीं आता। जी मैडम, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वक्त जो हम स्प्रे कर रहे हैं उसका नाम है IRS जो है इंडोर रेजिडुअल स्प्रे। इंडोर रेजिडुअल स्प्रे जब इंडोर में हम करते हैं तो उसमें जहाँ जहाँ वो स्प्रे होता है, ख़ासतौर पे पर्दों के नीचे, सोफ़ों के पीछे, और वो तमाम एरिया जहाँ पर मच्छर छुप के बैठा होता है, क्योंकि इस वक्त मौसम बदल रहा है और सारे का सारा मच्छर जो है बाहर ठंड की वजह से इंडोर आ गया हुआ है। तो इस वक्त तमाम मेरे आपके चैनल की तवज्जो से शहरियों से भी गुजारिश होगी, चंद एहतियातें जो वो करने वाली हैं, अपने घरों के दरवाज़ों को बंद रखें, बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं, कोई ना कोई मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें, और अगर किसी को बुखार होता है फ़ौरन हमारे हॉस्पिटल में जाएं। हर जगह फ्री डेंगू काउंटर और फ्री ट्रीटमेंट जारी है। इंडोर रेजिडुअल स्प्रे जो है जब हम करते हैं उसका 90 डेज तक इफ़ेक्ट होता है, और चूँकि वो कोई भी पॉजिटिव केस आए ना मैडम, तो हमारी टीमें वहाँ जाकर 49 घरों को कवर करती हैं, 12 सामने वाले, 12 पीछे वाले, 12 राइट,
12 लेफ्ट और एक वो वाला घर जहाँ से केस आता है। अच्छा, ये सबको नहीं अभी कवर कर रहे, लेकिन जहाँ से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहाँ नहीं पर नहीं, ये इसके अलावा भी जहाँ जहाँ से हमें क्योंकि रिक्वेस्ट जिस एरिया में मैं रहती हूँ या आसपास के जो एरियाज हैं, मैंने वहाँ पर ऐसा कोई काम होते हुए नहीं देखा। सो आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों को प्रायोरिटाइज कैसे नहीं, किया है कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ज़्यादा केसेस अगर हैं, किस हाँ तरह जी। से चीज़ों को मैनेज किया जा मैं रहा है? आपको बताता हूँ, अगर कहीं से कोई मरीज आता है, हमारा ना ये सारे का सारा लाइव डैशबोर्ड है पीआईटीबी का। हमने हर हॉस्पिटल, हर प्राइवेट हॉस्पिटल, हर लैब को एक्सेस दी हुई है। जैसे ही कोई पॉजिटिव मरीज आता है वो उसी वक्त बाउंड हैं, हमारे सिस्टम इंटीग्रेशन हुई हुई है, उसी वक्त वो वाला पॉजिटिव केस हमारे पास अपडेट हो जाता है पूरे पंजाब लेवल पे। हमें 1 मिनट से पहले पता चल जाता है। उसी वक्त जो हमारे चीफ 36 डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर, उनकी टीमें मुतहरिक होती हैं, वो उस एड्रेस पे कॉल करती हैं, वहाँ जाकर वो 48 घरों को करते हैं। अगर कहीं पे लार्वा पॉजिटिव मिल जाए तो उसके आसपास के 6 घरों को उन्होंने कवर करना होता है, क्योंकि इस मच्छर की जो फ्लाइट है वो 100 मीटर से ज़्यादा की नहीं है। तो 48 घरों में हम उस 100 मीटर की उस फ्लाइट को कवर करते हैं, और अगर कोई चौथे या 5वें घर से लार्वा मिले, फिर अगले 5 घरों को हमारी टीमें फर्दर सर्च करती हैं। एक जैसे पोलियो में आपने देखा है माइक्रो प्लान बने होते हैं, इस तरह हमारे पास अब एक एक घर का नादरा के साथ मिलकर डेटा मौजूद है। और यही वजह है, आप मुझे एक बात बताएं, आपने किसी हॉस्पिटल में कोई पैनिक, कोई लंबी लाइनें, कोई उस तरह के मनाजर इस साल देखे, किसी किस्म की कोई ह्यू एंड क्राई नजर आई? अच्छा, और ये मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि मुख्तलिफ एरियाज को आपने कैसे प्रायोरिटाइज किया कि यहाँ पर अभी स्प्रे की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं आपको नहीं। बताता हूँ, हमने पिछले 5 साल के वो डेटा। क्या मतलब किन फैक्टर्स की बुनियाद पर कहीं पर भी स्प्रे किया जा रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा है कि हमारी एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है टॉप एक्सपर्ट्स की, जिसमें प्रोफेसर वसीम अकरम जो एडवाइज़र हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के टॉप एंटोमोलॉजिस्ट हैं, पिछले 2011 से हमारे साथ हैं। उसमें प्रोफेसर्स हैं, उसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उसमें WHO और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम कोई भी इंसेक्टिसाइड जो लेते हैं, सबसे पहले तो वो WHO प्री क्वालिफाइड होती है, सर्टिफिकेट उसके साथ मौजूद होता है कि ये इंसानी हेल्थ के लिए बिल्कुल महफूज है। अब हमने पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट को हमने 5 साल के डेटा की बुनियाद पर 3 टियर में डिवाइड किया है। ठीक है। लाहौर और रावलपिंडी, जहां हमेशा ज्यादा केसेस आते हैं, इसको हमने रेड और हाई अलर्ट टियर 1 में रखा हुआ है। इसके बाद जो 4 शहर हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और शेखोपुरा, ये टियर 2 में हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर पर हाईएस्ट केसेस आते हैं। थर्ड टियर जो है वो बाकी 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पर इक्का दुक्का लेस देन 100, मतलब बहुत थोड़े से केसेस आते हैं। अब 3 टियर में डिवाइड करके हमने HR, जो हमारे डेली वेजर हैं, जो हमारे एंटोमोलॉजिस्ट हैं, CDC सुपरवाइजर्स हैं, नंबर ऑफ टीम, लाहौर और पिंडी को सबसे ज़्यादा दी हुई हैं, जो कि ज़्यादा एरियाज को कवर कर रही हैं। ठीक है। इसकी रेगुलर मैडम डर्क और टर्क, डर्क का मतलब है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी, ठीक है। जो DC चेयर करते हैं, रोज़ाना हो रही हैं। टर्क का मतलब होता है तहसील इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी, जो असिस्टेंट कमिश्नर ने करनी होती है। इसमें 3 महकमे हमारी थर्ड पार्टी एनालिसिस कर रहे होते हैं। जो काम हम करते हैं वो सारे का सारा PITB डैशबोर्ड पर थ्रू एंड्रॉयड टैग हो रहा होता है। ठीक है। ठीक है। उसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन हमारी स्पेशल ब्रांच कर रही है, आज भी हमारा लोकल गवर्नमेंट कर रही होती है, सही। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा होता है। CM की मीटिंग में वो बताते हैं कि जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी जेन्युइन हो रही हैं, या उसमें कोई ऐसा तो नहीं है, कोई फेक तो नहीं है। प्लस जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, जहां पर ब्रीडिंग साइट्स के मैक्सिमम चांसेस हैं, जिसमें कब्रिस्तान है, जंग यार्ड हैं, आपके पेट्रोल पंप्स हैं, आपके वाटर हैं। हालांकि इस साल जितनी बारिशें हुई हैं और मौसम जितना एब्रप्ट हुआ है, जितनी एनवायरमेंटल चेंजेस आई हैं, 1100 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश सिर्फ लाहौर में हुई है। ठीक है, तो इसलिए जो प्रेडिक्शन थी माहिरीन की, कम अज कम 40 से 50,000 केस आएंगे, ठीक है। कम अज कम, और वर्स्ट एपिडेमिक आएगा। देखें, एक बात को समझने की जरूरत है, डेंगू की 4 डेन होती हैं, टाइप्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4।
ठीक है। अगर आपको एक दफ़ा एक टाइप से डेंगी हो जाए, पूरी उम्र के लिए आपके जिस्म में एंटीबॉडीज बन जाएंगी, फिर आपको दोबारा फिर उस आपको टाइप दोबारा से नहीं होगा। नहीं होगा। और एक गुड न्यूज़ ये है कि अभी जो लेटेस्ट में पढ़ रहा था कि दुनिया में अब इसकी वैक्सीनेशन भी मुतारिफ हो गई है, जो चारों डेंस के खिलाफ बहुत अच्छा, मैं मौसर। वैक्सीनेशन पर आपसे बात करना चाह रही थी। इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्या इकदाम हैं और टेस्टिंग किस तरह से की जा रही है। चलें, अब पहले हम ब्रेक ले लेते हैं व्यूअर्स। अभी एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, डेंगू की मौजूदा सूरत हाल पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ शो में डॉक्टर यदुल्ला अली इस वक्त शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो ब्रेक पर जाने से पहले भी मैं आपसे करना चाह रही थी कि जितने भी मरीज़ सरकारी हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, उनके लिए क्या इंतज़ामात हैं? डेंगू के मरीज़ों को लेकर इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं? और जो हुकूमती सतह पर, सरकारी सतह पर टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या उनकी कोई कीमत रखी गई है? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे देखने वालों के लिए बताइए। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि इस वक्त जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें गवर्नमेंट के टीचिंग हॉस्पिटल्स जो 44 के करीब हैं पूरे पंजाब में, DHQ हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल के 26 हैं, 27, और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल 124 हैं। वहाँ पर स्पेशल डेंगू काउंटर्स बने हुए हैं। अगर कोई डेंगू का सस्पेक्टेड मरीज़ आता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है फ्री पर्ची से लेकर। उसके लिए अलहदा वार्ड मुख्तस हैं, अलहदा वहाँ पे बेड नेट्स लगे हुए हैं। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट है। और एक हमारी फैसल मसूद साहब की 2011 से ही डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। डॉक्टर फैसल मसूद साहब, प्रोफेसर साहब, उन्होंने स्टार्ट की थी वो 2011 में, तो वो अब तक काम कर रही है। उसमें डेली हम गाइडलाइंस डेंगू की इंटरनेशनल सिनेरियो के मुताबिक अपग्रेड करते हैं, क्योंकि अभी हमने इंटरनेशनल डेंगू कॉन्फ्रेंस करवाई है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में 2 दिन की। उसमें जितने एक्सपर्ट्स आए हैं उनकी एक राय थी कि डेंगू को इरेडिकेट तो किया नहीं जा सकता वायरस को, लेकिन आपने इसको कंट्रोल रखना है और नंबर ऑफ डेथ्स मिनिमम होनी चाहिए। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरे पास आखिरी मिनट चल रहे हैं, मैं आपसे ये भी और जानना मेडिसिन टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, मेडिसिन यानी कि और सरकारी टेस्ट भी फ्री ऑफ हॉस्पिटल कॉस्ट में। है। इवन हमने जैसे 2011 में नोटिफिकेशन किया था, तमाम प्राइवेट लैब उनको भी हमने कहा हुआ है 90 रुपीज़ में आपने डेंगू का CBC करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों का Total मुफ्त free। इलाज हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। एक आखिरी सवाल प्रिवेंशन के हवाले से कि लोग अपनी हिफाजत कैसे करें, घरों में स्प्रेस किस तरह से करवाएं, कितनी फ्रीक्वेंसी यानी कितने गैप के बाद करवाएं और कितने कॉन्शियस रहें। थैंक यू वेरी मच मैडम। ऐसा है कि डेंगू के हवाले से गवर्नमेंट की तमाम टीमें हर वक्त मुतहरिक हैं 36 डिस्ट्रिक्ट्स में, और हमें रोज़ाना रिक्वेस्ट आती हैं बहुत सारी जगहों से, लाइक स्कूलों से, बहुत सारे इदारों से। तो हम अपनी टीमें भेजकर वहाँ पर उनको सेमिनार भी करवाते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं, इसके अलावा स्प्रेज भी करवाते ठीक हैं। है। अगर किसी भी घर में कोई पॉजिटिव केस है और अगर हमारी कोई टीम नहीं पहुँची, मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा फ्री टॉल हेल्पलाइन नंबर है 1033। ठीक है। 1033। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, उसको अगर आप डिस्प्ले भी करवा दीजिएगा। ठीक है। 1033 पे कॉल करें। 24 आवर राउंड द क्लॉक हमारी हेल्पलाइन पे लोग मौजूद होते हैं। वो आपको गाइड भी करेंगे कि आपके करीबी हॉस्पिटल कौन सा है, वो आगे आपको फैसिलिटेट भी करेंगे। और इसके अलावा यानी अगर आपके घर में कोई भी डेंगू का मरीज है तो आपने कॉल करनी है 1033 पर, फ्री नंबर, और वो आप ओके। और फिर एक यहाँ पर जो है वो डेंगू टीमें यहाँ पर पहुंचेंगी, मरीज का भी इलाज किया जाएगा, और वहाँ पर जो स्प्रेज वगैरह हैं जो आपने बताया है कि 12 घर साइड्स पे, 12 घर पीछे और 12 घर सामने, वहाँ पर भी स्प्रेज किए जाएंगे। और इस हवाले से मतलब किसी भी किस्म की उनकी क्यूरी है कि बुखार है, घर में कोई इशू है, करीबी किस हॉस्पिटल में फ्री इलाज है, वो तमाम हमारा हुकूमत की जानिब से ये तमाम काम जो है इस तरह से फैसिलिटेट क्योंकि किया इस जा रहा है। वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब आपने देखा होगा सैयद मौसूद रज़ा साहब पूरी तरह मुतहरिक है और सबसे ज़्यादा टाइम वो हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग पे लगा रहे हैं। इसी तरह मिनिस्टर दोनों प्रोफेसर जावेद अकरम, जमाल नासिर साहब, इसी तरह सेक्रेटरी अली जान साहब, इस तरह चीफ सेक्रेटरी
यानी जायद कि अख्तर, हुकूमती पूरी सतह टीम। पर काम हो रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर यदुल्ला अली साहब, हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करना चाहेंगे डिफेंस फेज 7 एक्सीडेंट में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के मामले पर अब तक जो पेशरफ्त हुई है और आज अदालती कार्रवाई भी हुई है। इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, मैं सबसे पहले तो आज होने वाली अदालती कार्रवाई के हवाले से जानना चाहूँगी, क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से और क्या दलाइल पेश किए गए मुलजिम के वकील की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रहमा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जो है इनवाइट किया। मैं आपको गुज़श्ता रात से आज तक की जो है कार्रवाई के बारे में बताता हूँ कि गुज़श्ता रात वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और डीआईजी जो है इन्वेस्टिगेशन, वो भी जो रफाकत है उसकी रहाइशगाह शहजाद कॉलोनी आए। साथ में उन्होंने उसके फर्दन फर्दन जो है लवाहिकीन है उनसे मुलाकात की, उसके साथ जो है लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की। और वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अगर बात की जाए तो वज़ीर आला मोहसिन नकवी तो काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे थे। उनकी आँखों में हमने आंसू भी देखे और वो काफ़ी ज़्यादा इस केस को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटेड भी हैं और वो चाहते हैं कि इस केस में कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, मुल्ज़मान को सज़ा होनी चाहिए। जब उन्होंने मीडिया टॉक की तो उन्होंने बताया, उन्होंने रफ़ाकत को अपने साथ लिया और रफ़ाकत को मीडिया पे काउंटर पे खड़ा करके उन्होंने मीडिया टॉक भी करवाई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी मौजूद थे उस वक़्त। दूसरी जानब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे और रफ़ाकत ने मीडिया से टॉक की। और तब जो कल से जो इस वाक़े को आज छठा रोज़ जारी है। इससे कबल जो था वो मुल्ज़िम जो अफनान है उसको कैंट कचहरी में इमरान यकूब साहब की अदालत में पेश किया गया था। वहाँ से वो जुडिशियल हो गया था। उसके बाद जब निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया तो उन्होंने जो है इस पे उन्होंने पुलिस ने जब इस वाक़े की इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये मर्डर नहीं हुए, ये सीधी-सीधी टारगेट किलिंग है। इससे कबल जैसे कल हमारी खबर ब्रेक हुई थी, उसमें ये वाज़ह तौर पर पुलिस ने के ज़राए के मुताबिक हमें ये इत्तलात मौसूल हुई थी कि मुल्ज़िम अफनान के साथ पहले ये रफ़ाकत की फैमिली का जो था थोड़ा-सा क्लैश हुआ था, इनकी कहीं पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। ये हम्म। लड़कियों को हैरेस कर रहा था, वो आ रहे थे तो लड़कियों को ये हैरेस कर रहा था, कभी गाड़ी उनके आगे लगाता था तो कभी पीछे। और मुल्ज़िम अफनान जो जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, उसकी जानिब से इनको थ्रेट भी किए गए कि मैं देखता हूँ कि तुम डीएचए में कैसे गाड़ी चलाते हो। वो बाअसर आदमी का बेटा था तो उन्होंने इनको थ्रेट किया। तो जब इन्होंने मामला वहाँ पे सॉर्ट आउट हुआ है तो इतने में जब ये निकले हैं तो ये मुल्ज़िम अफनान का अपना खुद का बयान रिकॉर्ड है कि इनकी स्पीड 30 से 40 के करीब थी। तो जब उसने 150 प्लस जो है गाड़ी इनके साथ हिट की, जब गाड़ी इतनी स्पीड से हिट हुई कि गाड़ी अपनी जगह से 70 फीट, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, 70 फीट जो है दूर जाके लगी, जहाँ जिसके सही। अंदर एक 4-5 माह का बच्चा भी मौजूद था और साथ में एक गुड़िया भी जो 3 से 4 साल जिसकी उम्र थी वो भी मौजूद थी। और साथ में जिस हादसे के अंदर ये 6 अफराद जो हैं ये शहीद हुए। दूसरी जानब अगर मैं अब बताऊँ तो वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद 302 मर्डर की जो दफ़ात भी शामिल की और वज़ीर आला पंजाब ने टारगेट किलिंग के मतलब जो है वो टेररिज्म की भी दफ़ात शामिल करने का अच्छा, जो है हुक्म बिलाल, मैं जारी किया आपसे एक ताकि और ये मुल्ज़िम चीज़ जानना चाह रही हूँ कि शुरू में जब हमारी बात हो रही थी, गालिबन परसों की अगर मैं बात करूँ, तो आपने कहा था कि वज़ीर आला पंजाब जाना चाहते हैं ताज़ियत के लिए रफ़ाकत साहब के घर, लेकिन मुल्ज़िम की जो फैमिली है उनका असर रसूख बहुत है और वो नहीं जाने दे रहे। सो अब रात को ये जो विज़िट हुआ है, मैं इस हवाले से जानना चाहूँगी। रहमा, बिल्कुल आपने पॉइंट अच्छा रेज़ किया है। रफ़ाकत अली जो इस पर्चे के मुद्दई हैं, जिनके ये 6 अफराद अपने खाल के हकीकी को जा मिले हैं, उनकी जानिब से पहले रोज़ से जो है ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आला पंजाब उनकी रहाइशगाह क्यों नहीं आए? वज़ीर आला पंजाब आए, उनके गम में उनके घर को आके देखें कि उनका हँसता-बसता घर कैसे उजड़ गया है। मैं अगर आपको पहले दिन की बताता हूँ, जिस दिन ये वाक़या पेश आया था, हफ़्ते के रोज़ रात 9 बजे ये डिफेंस में वाक़या पेश आया था। रात 3 बजे जो ये डेड बॉडीज़ थी वो लाहौर के जनरल अस्पताल में पहुँचा दी गई थी। लेकिन पुलिस की जानिब से इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया था, पुलिस की जानिब से 16 घंटे तख़ीर के बाद डॉकेट जो था पेश किया गया था, जबकि इतने बड़े हादसे के अंदर ये सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की कोई वुकत नहीं होती। ये एसपीज़ लेवल का जब मामला मीडिया पे हाइलाइट हो रहा है, मुसलसल मीडिया पे ये चल रहा है कि इतना बड़ा अलमनाक हादसा पेश आया, 16 से 17 घंटे जो है डॉकेट लेट पहुँचा। जब मेरी ज़ाती तौर पे जब मैंने आईओ को कॉल की तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे आएँ-बाएँ-शाएँ किया कि आज इतवार है और छुट्टी का रोज़ है, ऐसे कभी भी नहीं होता।
एक खानदान के 6 अफराद जो है मर जाएं और डॉक्टर लेट पहुंचे। जब ये पोस्टमार्टम तखीरी की वजह से तखीर की वजह से जो है किया गया, और दूसरी जानब पोस्टमार्टम में एक जो करने की वजह भी ये थी, जब अहले इलाका शदाब कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि हम जो है फिरोजपुर रोड बंद करने जा रहे हैं। जब मीडिया पे ये बातें चली तो फौरन जो है पोस्टमार्टम होना शुरू हो गया था। देखें 5 अच्छा, एक रोज आखिरी गुजर चुके, मिनट है, आज 6 रोज है। मैं एक और बात भी आपसे जानना चाहूंगी। आज होने वाली अदालती कार्रवाई के हवाले से भी मुख्तसरन बताइएगा, और साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने कोई यकीन दहानी करवाई है कि इंसाफ होकर रहेगा रफाकत साहब को या उनकी फैमिली अ, के मजीद दीगर लोगों को? जी बिल्कुल रोमा, आज लाहौर हाई कोर्ट में इस जो है मुकदमे को मुल्ज़म को पेश किया गया, और वहां पर 302 को मुल्ज़म के जो है अटॉर्नी की जानिब से, काउंसिल की जानिब से चैलेंज किया गया कि मुल्ज़म की उम्र जो है कम है, लर्निंग स्टेज पे था, तो मुल्ज़म से ये अचानक हादसा हुआ, ये प्री प्लान नहीं है। 302 को जो है उन्होंने चैलेंज किया, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि वज़ीर आला के नोटिस के बाद जो ये हादसा अब हादसा नहीं रहा। ये वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात को मीडिया टॉक में कहा है कि ये टारगेट किलिंग थी। ये टारगेट करके बंदों को मारा गया है, ये हादसा नहीं है और ना ही हम इसको हादसा लेंगे। और उन्होंने ये कहा कि पुलिस रिपोर्ट को जो रात को उन्होंने कहा, पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन की सही। है, जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस को बहुत से शवाहिद मिले हैं, इसमें ये वाज़ह तौर पर ये हादसा नहीं था, ये टारगेट किलिंग थी। मैं रफाकत की बात करूं, देखें वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब इमरान किश्वर, सीसीपी लाहौर, तमाम लाहौर की ब्यूरोक्रेसी रात को रफाकत के घर में आई हुई थी, और रफाकत के साथ उन्होंने 1 टू 1 मुलाकात की, उसको मुकम्मल तौर पर इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। रात को मैं बता रहा हूँ कि मोहसिन नकवी भी काफ़ी जो है इस मामले को लेकर मायूस दिखाई दे रही, उनकी आँखें नम दिखाई दे रही थी। वाज़ह तौर पर देखा लेकिन जा सकता था इंसाफ की उनकी यकीन आँखों के दहानी अंदर करवाई आंसू। गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में इंसाफ होकर रहे। थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमें डे 1 से इस मामले पर तफसीलन अपडेट करें। हम मज़ीद भी आने वाले वक्त में, आने वाले शोज़ में आपसे डिटेल्स जो हैं वो इस केस के हवाले से हासिल करते रहेंगे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीकेंड अच्छे तरीके के साथ एंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।